डीडी किसान, बदलते भारत की शान। पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा किसानों को राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर गोपाल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। गोपाल रत्न पुरस्कार के 3 वर्ग हैं: स्वदेशी पशु नस्लों का पालन करने वाला सर्वश्रेष्ठ किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान टेक्नीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारिता, दुग्ध उत्पादक डेयरी कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। हर वर्ग में पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा पुरस्कार 3 लाख और तीसरा पुरस्कार 2 लाख रुपए है। अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट www.dahd.nic.in पर जाएं और तुरंत आवेदन करें या नजदीकी CSC सेंटर पर संपर्क करें। आवेदन की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर 2021 है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। पिछले दिनों 21 सितंबर को दुनिया भर में अल्जाइमर दिवस मनाया गया। विश्व की माने तो आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हर 3 सेकंड में जहां एक शख्स अपनी याददाश्त खो रहा है तो लगभग 16 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं। वैसे भी कोरोना महामारी ने हम सभी की जिंदगी में एक कभी ना मिटने वाली छाप छोड़ी है। हम में से कई लोग कहीं ना कहीं या तो कोरोना वायरस के या इसके साइड इफेक्ट के शिकार हुए हैं और इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ा है। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने दिमाग की। जी हाँ, दिमाग की खासियत यह है कि ये समय आने पर वो समाधान भी उजागर कर देता है जो केवल समाधान ही नहीं होता और साथ ही साथ कुछ हमारी यादें भी होती हैं, क्योंकि यादों का जो सहारा है हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। पर कभी कभी छोटी मोटी भूलने की बातों को अगर हम छोड़ दें तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिन तारीख के अलावा ये तक याद नहीं रहता कि फला व्यक्ति को वो कब और कहां मिले थे। और फिर ये परेशानियां तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। याद रखिए कि याददाश्त का कमजोर होना भी एक बीमारी है। विश्व अल्जाइमर दिवस को देखते हुए आज का विषय क्या है बता देते हैं आपको। आज के कार्यक्रम का विषय है अल्जाइमर, कारण और लक्षण, ताकि जीवन भर दिमाग रहे दुरुस्त, एक जागरूकता। बता दें कि हमारा मकसद आपको यहां पर भ्रमित करना नहीं है, बल्कि आधुनिक जीवन शैली में उपज रही इस बीमारी के बारे में आपको जागरूक करना है, आपको बचाना है। यदि आप भी किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्या से पीड़ित हैं, परिवार में किसी के व्यवहार में आप कोई फर्क महसूस कर रहे हैं या फिर कोरोना से उबरने के बाद अवसाद और भूलने की आपको समस्या हो गई है, तो बेझिझक आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर की जानकारी दे देते हैं आपको, 1800-113060, 1800-113061 हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है। इस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। साथ ही बता दें आपको कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं। परिचय करवाते हैं, न्यूरोसाइंस एम्स दिल्ली की प्रमुख डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ दूसरे विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. धमीजा भी मौजूद है हमारे साथ। आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में न्यूरोलॉजी विभाग में डायरेक्टर प्रोफेसर हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दोनों ही हमारे विशेषज्ञ यहां पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर आज हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे हमारे अल्जाइमर बीमारी के बारे में, न्यूरोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं उनकी बारीकियों को आज हम जानेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक जागरूकता से भरपूर ज्ञानवर्धक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सितंबर दुनिया भर में अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है।
कारण है अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग के बारे में जन जन को जागरूक करना, क्योंकि चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में हर 3 सेकंड में एक शख्स खो रहा है अपनी यादाश्त। जी हाँ, यादाश्त यानी भूलने की बीमारी, और भूलने की बीमारी का बढ़ जाना ही होता है अल्जाइमर। सवाल उठता है कि आखिर क्यों भुलक्कड़पन के शिकार हो रहे हैं लोग? तो जाहिर है, भागती दौड़ती जिंदगी है, तनाव है, सही खान-पान और कसरत की भी कमी है। शायद यही सारी बातें बढ़ती उम्र में हमारी यादाश्त को छीन रही है। गौरतलब है कि भारत में लगभग 40 लाख लोग डिमेंशिया और लगभग 16 लाख लोग अल्जाइमर से पीड़ित हैं, जबकि एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 24 लाख लोगों की मौत का सीधा संबंध डिमेंशिया से भी होता है। लेकिन अक्सर लोग समझते हैं कि डिमेंशिया और अल्जाइमर एक ही है, ये भूलने की बीमारी है। बता दे, यह सच नहीं है। सच यह है कि अल्जाइमर डिमेंशिया का महज एक प्रकार है, जबकि इसकी स्थितियां अलग है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वस्थ मनुष्य के दिमाग के बीचों बीच और दाएं और बाएं हिस्से में भी एक बहुत छोटा सा खाली हिस्सा होता है, लेकिन अल्जाइमर के रोगियों के दिमाग का यह खाली हिस्सा फैलता जाता है, जिससे होता यह है कि रोगी चीजों को तेजी से भूलने लगता है, बढ़ती उम्र के साथ उसमें चिड़चिड़ापन आ जाती है, उसका मूड और स्वभाव बदलने लगता है, साधारण वस्तुओं को भी न पहचान पाना, किसी सरल कार्य को भी न कर पाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं इसके लक्षण कहे जा सकते हैं। इसलिए कहना चाहिए कि यह एक न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारी है जो मस्तिष्क कोशिकाओं के लगातार नुकसान से होती है। जरूरत है जागरूकता की, इस बीमारी को समझने की। बता दे, जैसे जैसे अल्जाइमर रोग अपनी अंतिम अवस्था यानी लास्ट स्टेज की ओर बढ़ता जाता है, पीड़ित को दृष्टि भ्रम होने लगता है। उसे लगता है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है, कि उसका सामान चोरी हो गया। कभी कभी मरीज को लगता है कि उसने अभी अभी कुछ देखा है, कुछ सुना है। बेवजह सूंघने, चखने जैसी हरकतों के अलावा कभी कभी तो व्यक्ति आक्रामक भी हो सकता है। उसे अकेले छोड़ने पर वो घर से दूर भी भटक सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत युवाओं का देश है। जी हाँ, युवाओं का देश। सवाल ये भी है कि जब हमारी पीढ़ी बूढ़ी होगी और ये बीमारी बढ़ती ही जाएगी, तो क्या हम आज से इसके लिए तैयार हैं? हमें तैयार होना होगा, और तैयारी का पहला कदम होगा जागरूकता, बीमारी को पहचानने की, समय पर इलाज कराने की और जागरूक होने की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखिए, अभी आप सब ने यहाँ पर ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, जागरूकता हासिल की है आपने अल्जाइमर के संदर्भ में, और हमारे विशेषज्ञ भी आज इसी मकसद के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आपके समक्ष हाजिर हुए हैं कि अल्जाइमर के बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां दे सकें, आप सभी को इससे अवगत करा सकें, ताकि आप सही समय रहते इससे बचाव कर सके। पहले ही अगर बचाव कर ले तो इलाज तक हमें पहुंचना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में डॉक्टर पद्मा का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, हमने रिपोर्ट में भी देखा, अभी अल्जाइमर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अल्जाइमर के बारे में बताएं, है क्या ये बीमारी? आप क्या कहेंगे एक डॉक्टर होने के नाते? सही कहा आपने। अल्जाइमर्स डिमेंशिया, जो डिमेंशिया के नाम सुनते ही बहुत भयानक लगता है, क्योंकि डिमेंशिया के मतलब है कि हमारा मस्तिष्क हम खो बैठे हैं। तो उससे सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है याददाश्त या मेमोरी। पर इसके अलावा जो कॉग्निटिव डोमेन्स बोलते हैं, तो वो 6 किस्म के होते हैं। एक तो हमारे याददाश्त या मेमोरी, जो भूलने की प्रॉब्लम है। दूसरा है कि हमारा जो बोलने की शक्ति, लैंग्वेज, जो सुनने की शक्ति, मतलब जो सुनते हैं हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, समझ सकते हैं और हम भाषण देते हैं, बोलते हैं, वो वाला एक डोमेन हो गया। तीसरा है कि जो चीजें हम आमतौर पे करते आते, जैसे ब्रश करना है, सुबह उठना है, खाना पीना है, फैक्ट्री में जाना है, काम करना है, अब पेड़ पौधे उसको देखना है, जो रोज करते हैं, करते जा रहे हैं,
पर उसमें प्रॉब्लम हो गया, हमें समझ में नहीं आ रहा जो हम बरसों से कर रहे उसको कैसे करना है जी। जो एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शंस होते हैं। तीसरा है हमारे बिहेवियर जी। एक दूसरे से कैसे हमारे व्यवहार थी, हमारे पर्सनालिटी कैसे थी। पहले हम ये जो मीठा चीज पसंद नहीं करते, अब मीठा खाते जा रहे। जो बिहेवियर है, पर्सनालिटी, इमोशनल क्वोशंट है, कई सारे डोमेन्स है और इसमें अगर एटलीस्ट 2 चीजें में प्रॉब्लम लग रहा है और हमारे दिनचर्या में वो इफेक्ट कर रहे, ये इम्पोर्टेंट है कि हम जो कर सकते थे, हम जो थे वो अभी नहीं है और खुद को ही नहीं, लोग कह रहे कि इनको क्या हो गया, ये क्यों ऐसे कर रहे, ये करते, इसको डिमेंशिया कहते हैं। और डिमेंशिया में सबसे इम्पोर्टेंट कारण और सबसे आम कारण अल्जाइमर्स डिसीज है। और जैसे आपके वो छोटी सी स्निपेट में आपने बताया, वेरी नाइसली डन सिनॉप्सिस, इसमें आपने बताया कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया एक कारण है, ये नहीं कि सारा डिमेंशिया अल्जाइमर्स है। तो हमें इस आई थिंक अगर वक्त परमिट करे तो आई थिंक हमको ये भी बात करनी होगी कि कैसे इसको कहीं बाकी चीजें डिमेंशिया को हम कैसे रोक सकते हैं और प्रिवेंट ही कर सकते हैं इसको। जी बिल्कुल। तो देखिए बहुत ही साधारण से शब्दों में हमारे विशेषज्ञ ने आपको समझा दिया है कि अल्जाइमर क्या है। अब आपको पहचान यहाँ पर कर लेनी है और इसके बारे में डॉक्टर धमीजा से भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनकी समस्या क्या है वो जान लेते हैं। हमारे साथ बिहार से अविनाश जी फोन लाइन पर है। हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है, क्या जो मुझे वर्ष 2012 में गलन टीबी हो गया था, ठीक है? आप एक बारी दोहरा दीजिए, क्या कहा अभी आपने? मैम देखिए, मतलब मुझे 2012 में गलन टीबी हो गया था और मैं अल्जाइमर से जुड़ा हुआ ही प्रश्न कर रहा हूँ जी। थोड़ा मेरा मतलब मैं अल्जाइमर से जुड़ा हुआ ही प्रश्न कर रहा हूँ। मुझे 2012 में गलन टीबी हो गया था जी। समझ पा रहे हैं? हेलो 2012 में आपको समस्या हुई थी? नहीं 2012 में ग्लैंड टीबी हो गया था। थोड़ा समस्या को जान लीजिए, पीछे वाली समस्या को थोड़ा जान लीजिए जी, बताइए। 2012 में ग्लैंड टीबी हो गया था, ठीक है? उसके बाद देखिए ग्लैंड टीबी होने के बाद जब से दवा चलना शुरू हुआ उस वक्त से मुझे क्या हुआ, जो मन सुस्त रहने लगा और सिर में भारी जैसा बना हुआ रहने लगा और सिर के आगे से साइड में जो नस होते हैं ना दोनों तरफ जी, वो टाइट जैसा रहने लगा और सिर में अशांति जैसा, जैसे ही नस टाइट होता था तो सिर में अशांति जैसा बन जाता था, इस वजह से बेचैनी जैसा फीलिंग होने लगता था और ये समस्या अभी तक बना हुआ है। और इस दौरान कोई भी चीज पढ़ता हूँ तो तुरंत दिमाग पर उतर जाता है, ये क्या वजह से हो रहा है? जी, तो यहाँ पर इनको जो कह सकते हैं हम एक तरह का तनाव रहता है जब से ये दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि टीबी हो गया था उसकी दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका असर इनके ऊपर इस तरह से पड़ा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप डॉक्टर पद्मा, क्या कहना चाहेंगे? तो इनको कह रहे हैं कि ब्रेन टीबी हुआ, इसकी इलाज हो सकता है कि खत्म हो गया ना। ये समझना जरूरी है कि ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो, टीबी ही सही, चोट हो सकता है, हेड इंजरी हो गया, कुछ और इन्फेक्शन हो गया, कोई दूसरी प्रॉब्लम, क्लॉट हो गया, स्ट्रोक हुआ, ब्रेन अटैक हुआ, लकवा हुआ, जो भी हो, तो वो इलाज हो गया, हो सकता है पूरी तरह ठीक भी हो जाए, थोड़ा थोड़ा निशान रह जाता है। डिपेंड्स कि कितना तरह वो कुछ प्रॉब्लम छोटी थी, बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी, तो इस दौरान थोड़ा थोड़ा वो, जैसे किसी को लकवा हो गया, कुछ तो बेनिफिट हो जाता है, थोड़ा तो रह जाता है जी। तो ऐसे कुछ चीजें रह जाती है। तो परंतु मैं ये कह रही हूँ, अगर ये बोल रहे हैं, चल रहे हैं, इनको कोई दौरा नहीं है, काम कर रहे हैं, तो अगर ये थोड़ी सी तनाव रह गया, कुछ मस्तिष्क में कभी कभार ये से जो दर्द हो गया, ऐसे कुछ चीजें हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं, इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना। फिर भी एक बार अपनी डॉक्टर से या कोई न्यूरोलॉजिस्ट से जाके एक बार संपर्क कर लीजिएगा। कुछ है, कुछ प्रॉब्लम अंदर है, वो आपको देख के आपको बता देंगे, चिंता मत करिए जी। ज्यादा इस बारे में सोचकर अपना तनाव और बढ़ाइए मत, बल्कि इसको दूर करने के लिए आप जल्द से निकटतम जो भी डॉक्टर हैं आप उनको एक बार संपर्क यहाँ पर कर लें। डॉक्टर धमीजा, अब आपके पास मैं आना चाहूंगी। डॉक्टर पद्मा ने बहुत ही अच्छे से बताया कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि अल्जाइमर का हम शिकार हो रहे हैं। अगर हम अपने दिनचर्या के कार्यों में यहाँ पर फर्क महसूस कर रहे हैं, दूसरे भी नोटिस कर रहे हैं, कारण क्या होता है, किस वजह से होती है ये समस्या, इस पर आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश में जो हम देख रहे हैं एक डेमोग्राफिक
चेंज आ रहा है, एक ट्रांजिशन हो रहा है, हमारी लॉन्जिविटी या उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है और बुजुर्गों की संख्या जो है वो भी बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक ये देखा गया है कि ये बुजुर्गों की जो संख्या है, जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वो 7% से 17% होने वाली है कुछ ही सालों में, अगले 20 सालों में। यानी कि 30 करोड़ के आसपास हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये न्यूरोडिजेनेटिव आपने बात की बीमारियों की, वो उम्र की बीमारियां हैं, उम्र दराज की बीमारियां हैं, तो जैसे जैसे इन लोगों की संख्या बढ़ेगी तो ये बीमारियों की संख्या भी बढ़ेगी और मरीज भी बढ़ेंगे। सो एक तो कारण ये है कि हमारी लॉन्जिविटी बढ़ रही है, हमारी उम्र बढ़ रही है लोगों की, तो ये उम्र के साथ साथ की बीमारियां हैं। और दूसरा कुछ ऐसी भी कारण देखे गए हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, जिनको हम एग्जैक्टली डिमेंशिया तो नहीं कहते हैं, पर डिमेंशिया जैसी बीमारियां ही हैं, जिसमें भूल भी सकते हैं आप, लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है, जिसमें एक थायराइड की प्रॉब्लम है या विटामिन B12 की प्रॉब्लम है, कुछ इन्फेक्शंस हैं। सो ये भी एक कुछ कारण हैं जो आपको डिमेंशिया जैसी बीमारियां कर सकते हैं। फिर आता है कि डिमेंशिया के अलग अलग प्रकार, जैसे डॉक्टर पद्मा ने बताया कि अल्जाइमर्स एक टाइप की डिमेंशिया है, डिमेंशिया का एक प्रकार है, लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे बार बार आपको लकवा होना, जिसको हम वैस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं, या शरीर में अकड़न कंपन वगैरह आना, जिसको हम डिमेंशिया विद लुई बॉडी बोलते हैं, या कुछ लोगों को मेनली लैंग्वेज की प्रॉब्लम, बिहेवियर की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं। सो ये सब प्रकार के डिमेंशिया हैं, जिसमें एक अल्जाइमर भी है। अल्जाइमर मुख्यतः मेन यही है, आधे से ज़्यादा लोगों में अल्जाइमर्स ही होता है, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं जैसे मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफस्टाइल जो हमारा जैसे चल रहा है, लाइफस्टाइल डिजीजेज जैसे हैं, डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है या आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, सो ये सब बीमारियां भी आपको इवेंचुअली जो है ये न्यूरोडिजेनेटिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा होने की संभावना रहती है। अल्कोहल का जो मदिरापान जो है उसकी वजह से या स्मोकिंग की वजह से। सो इन चीज़ों से बच के हम रह सकें तो हम डिमेंशिया से भी बचाव कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए, हमारे विशेषज्ञ ने बचाव के बारे में भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको बताई है। क्यों इलाज की हमें नौबत लानी है, क्यों हमें डॉक्टर का रुख करना है, हमें पहले ही बचाव कर लेना है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही ना आने दें। तो ऐसे में हमें जानकारी और बचाव दोनों को ही अपनाना है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, सुंदरलाल जी, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी मेरे शरीर में ना जैसे कोई चींटी काटती है, ऐसे चुभन होती है, काटता कुछ नहीं है, ऐसी महसूस होता है जैसे कोई काट रहा है। कब से हो रही है ये समस्या? ये करीब करीब 1 साल हो गया सर। 1 साल हो गया है और ऐसी सी समस्या है, तो डॉक्टर धमीजा क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए, ऐसा लगता है कि इनको जैसे नसों की प्रॉब्लम होती है, जिसमें झंझनाहट होना, चींटियाँ चलना, जलन होना, दर्द होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बहुत सारे कारण हैं, मुख्यतः डायबिटीज़ सबसे पहला कारण है, और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक कारण हो सकते हैं। और इनको कितनी उम्र है, क्या कोई साथ में कोई और बीमारी है, उसकी जांच करवानी चाहिए। और नसों की भी हम जांच करते हैं और सारे ब्लड टेस्ट भी करते हैं, तब हम बता सकते हैं कि इनकी नसों की बीमारी का क्या कारण हो सकता है। इनको सिर्फ अगर जलन है या चींटियाँ चलती हैं तो अलग टाइप की नसों की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनको वीकनेस भी है, कमजोरी है, ताकत कमी है, तब भी नसों की वजह से हो सकता है। तो इनको चाहिए कि अपने एक डॉक्टर के पास जाके बेसिक जांच करवाएं और नसों की तो बीमारी जो है वो कंफर्म करें, और अगर बीमारी है तो फिर उसका इलाज करें। जी बिल्कुल। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। जैसे डॉक्टर धमीजा ने कहा कि अगर हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखते हैं और मतलब पॉजिटिविटी रखते हैं, सकारात्मकता रखते हैं, तो कई तरह की बीमारियों से यहाँ पर बच सकते हैं। इस बीमारी की अगर हम बात करें तो डॉक्टर पद्मा, आपसे जानना चाहेंगे, योग कितना सहारा बन सकता है हम सबका? बहुत योगदान है योग जी करना। कहना बहुत आसान है, पर उसको रेगुलरली करना मुश्किल है। तो इसको एक हैबिट बनाना बहुत जरूरी पड़ती है जी। आप एक्चुअली अगर आप देखिएगा अदिति जी, जो भी अच्छी चीज है बहुत कठिन लगता है जी। अच्छे खाना खाना, टाइम पे सोना, और ये धूम्रपान नहीं करना, जो भी ये जैसे ना बाहर की चीजें, पिज्जा बर्गर, ये नहीं खाना, घर के खाना, ये लगता है बहुत मुश्किल काम है। बिकॉज वो जो चीज अच्छी नहीं है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा दिनचर्या में ले। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बचाव के रूप में योग के अलावा ये एक होता है टर्म कॉग्निटिव रिजर्व। जैसे हमारा बैंक बैलेंस, अगर हमारे बैंक में पैसे हैं, जितना हम कोशिश करके बैंक में पैसे डालते जाएंगे
जैसे आजकल जो कोविड की ज़माना आई थी, लोगों की जो जॉब ही नहीं था, घर में बैठ गए, तो कहाँ से आपको खाने के लिए कैसे होगा? अगर बैंक से कुछ पैसे लिए, उससे आपका खाना पीना हो सकती थी। अगर बैंक में पैसे हैं तो आपका दिनचर्या भी ठीक है, आप जीवित है। उसके बाद आप रेगुलरली दोबारा सब प्रॉब्लम होने के बाद नॉर्मल आ गया। बैंक में पैसे नहीं है तो क्या होगा? इसी तरह ब्रेन के अंदर आपकी मेमोरी के लिए एक होता है कॉग्निटिव रिजर्व, वो कैसे डाल देंगे आप? एक तो है आपकी एजुकेशन, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जहां भी हो, क्योंकि हमारे भारत देश में गवर्नमेंट में फ्री स्कूलिंग तो कराया, तो स्कूल जाना पढ़ाई करना बहुत जरूरी है जी। दूसरी चीज, जब आपकी कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आई, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, जैसे घर पे माँ बाप को है, बड़े भाई को है, आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ब्लड प्रेशर है तो उसकी इलाज शुरू कर दीजिए और अपने आप बंद मत करना जी। ये कहते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आप क्यों ये दवाई खा रहे हो, बंद कर दो, वो बहुत गलत है जी। तो और ये मिड लाइफ हाइपरटेंशन कहते, तो ब्लड प्रेशर को ठीक करना। तीसरा है सुनाई देना। बहुत बार हम ये सोचते हैं कि जो सुनाई नहीं देते तो कोई बात नहीं, एक कान तो है ना, दूसरी कान में आप मोबाइल लगा लेते जी। ये नहीं करना, क्योंकि जो हियरिंग लॉस कहती, इससे भी डिमेंशिया होगा बाद में। देन वी हैव डायबिटीज, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे जो शुगर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, और मैं ये कहना चाहती हूँ हेड इंजरीज, प्लीज हेलमेट पहन लीजिएगा जी। वो दूसरा आपके हाथ में है, हेड इंजरी हो गया तो डिमेंशिया हो गई, तो उसको तो आप बचाव कर सकते हैं। और लेट लाइफ में हमने देखा कि उनमें डिप्रेशन नहीं होना, और कैसे नहीं होगा? हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग लोगों के पास थोड़ी देर बैठ जाइए, उनसे बात करिए, सोशल कांटेक्ट बहुत जरूरी है जी। तो ये अगर हम करें, ये बताते हैं कि 30 से 35% आप बचाव हो सकता है, आपको डिमेंशिया होगा ही नहीं जी। ये तो हमारे हाथ में है जी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, इसमें आप योग डाल दीजिएगा। योग तो हमारे देश का योगदान है, हमारे देश ने ही विश्व को यहाँ पर दिया है जी। बिल्कुल अपनाइए, वो बहुत जरूरी है जी। बिल्कुल डॉक्टर धमीजा की भी इस पर राय लेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम सुन लेते हैं, फिर डॉक्टर धमीजा से भी इस संदर्भ में हम विस्तृत उनकी राय जानेंगे। इस वक्त उत्तर प्रदेश से नमन मिश्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए जी। मैम, मेरे जो पिताजी हैं जी, वो उनको आज से करीबन 9 से 10 साल पहले छत से गिरने की वजह से थोड़ी चोट आई थी सिर में, जिसका उन्होंने इलाज भी कराया जी। बट मैम, अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमने डॉक्टर को दिखाई, बट उससे कोई रिलीफ तो मिला नहीं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैम, वो चीजें भूल जाते हैं बहुत जल्दी, कोई भी चीज कहीं भी रखते हैं तो उन्हें याद नहीं रहता हमने कहाँ रखी है, और वो कहते हैं कि हमने रखी है, और लेकिन याद नहीं रह पाता है। जैसे अभी आप डॉक्टर पद्मा जिक्र ही कर रही थी कि अगर हेड इंजरी भी हो जाती है तो भी समस्याएं यहाँ पर हो जाती हैं, तो डॉक्टर धमीजा से उनकी राय ले लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे यहाँ पर कॉलर को कि क्या कर सकते हैं वो भी? ये हेड इंजरी भी एक कारण है। अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे थे कि हेड इंजरी, बार बार रिपीटेड हेड इंजरी तो एक कॉमन कारण है ही डिमेंशिया का, लेकिन हेड इंजरी के बाद अगर कोई मरीज बेहोश होता है या मरीज को दौरे आते हैं या नाक या कान से खून निकलता है, तो वो थोड़ा सीरियस बात है। और कुछ लोगों को ये सबड्यूरल हेमाटोमा जिसको हम बोलते हैं, धीरे धीरे खून रिस के इकट्ठा होता है, तो वो भी ऐसी भूलने की जो शक्ति जो है, भूलने की बीमारी हो सकती है। और भी हेड इंजरी के सीक्वली बहुत सारे होते हैं, चिड़चिड़ापन होना, चक्कर आना, डिजीनेस होना, हेडेक रहना, ये सब रहता है हेड इंजरी के बाद, और ये एक कॉमन सी बात है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे डिमेंशिया की और कॉग्निटिव रिजर्व की, तो इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे हमारी फिजिकल फिटनेस है, ऐसे ही कॉग्निटिव फिटनेस पे भी हमें जोर देना चाहिए। हम बात करते हैं कि हमें रोज ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए आधा घंटा डेली कम से कम, या 10,000 स्टेप्स जो हम बोलते हैं। उसके साथ साथ मेंटल एक्सरसाइज जिसको हम कॉग्निटिव फिटनेस, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आप सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाइए, आप कोई नई लैंग्वेज सीखिए, आपको नया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखिए, लोगों के कांटेक्ट में रहिए, लोगों से मिलते जुलते रहिए, जो लोग आपको अच्छा ज्ञानवर्धन करें, अच्छी अच्छी बातें बताएं, उनके कांटेक्ट में रहिए।
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए और अच्छे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपने दिमाग के, ब्रेन के जो हमारी कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनकी एक्सरसाइज करते रहें, तो हमारा कॉग्निटिव रिजर्व भी बढ़ेगा और कॉग्निटिव फिटनेस भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान दें। उसके फिजिकल फिटनेस और कॉग्निटिव फिटनेस अगर हम दोनों मिलाएंगे तो लाइफस्टाइल की बीमारियां भी नहीं रहेंगी और हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी ब्रेन रहेगा। जी, तो अपने दिमाग को दुरुस्त रखना है तो हमें अब चुस्त हो जाने की जरूरत है। इसी संदर्भ में और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा दूरदर्शन किसान लेकर आ रहा है आपके लिए एक नया कार्यक्रम, सरकार आपके साथ। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर अल्जाइमर के बारे में, हमारा दिमाग दुरुस्त रहे इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपके पास कोई भी सवाल है, आप बेझिझक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। दोनों ही विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पद्मा, हम जैसे बात कर रहे हैं कि ये समस्याएं आती हैं, जैसे डॉक्टर धमीजा ने भी जिक्र किया था कि बढ़ती उम्र के साथ ही समस्या आती है, तो क्या अब कम उम्र में भी ऐसा कुछ हो रहा है, देखने को मिल रहा है? ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सही कहा आपने। जैसे ही हमारा हार्ट अटैक्स, हमारा ब्रेन अटैक्स सब कम उम्र में तो हो रहा है जी। आपको 30 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, 35 साल में हार्ट अटैक हो रहा है, ये कभी सुना था पहले? 20-30 साल पहले तो सुना नहीं था। इसी तरह ये जो प्रॉब्लम भी है, जो भूलने की शक्ति, भूलने की प्रॉब्लम, डिमेंशिया, एंड इसमें मैं एक और चीज मैं दोहराना चाहती हूँ अदिति जी, ये है मेंटल हेल्थ। कई बार हमारे डिप्रेशन जो है, एक सूडो डिमेंशिया कहते हैं उसको, इतना डिप्रेशन हो जाता है कि उनको लगता है कि इनका भी डिमेंशिया हो गया, हालांकि वो डिमेंशिया नहीं है, उसको सूडो डिमेंशिया कहते हैं। तो ये जो मेंटल हेल्थ इश्यूज, और कोविड के जमाने में तो बहुत कुछ ऐसे आ रहे हैं, और वो उम्र को तो वो देखती नहीं, वो कम उम्र हो बड़ा उम्र हो ही रहा है। तो ऐसे कम उम्र में भी ये कई कारण हम देख रहे हैं, वजह देख रहे हैं और डिमेंशिया देख रहे हैं। तो इसमें ये रिवर्सिबल, प्रिवेंटेबल, ट्रीटेबल डिमेंशिया, मतलब हालांकि इसको जो रोक सकते हैं, इसको पूरी तरह इलाज हो सकता है। ये डिमेंशिया ज्यादा तक होता है। जो प्रोफेसर धमीजा ने कहा कि उम्र के साथ साथ वो डिमेंशिया जो होते हैं डीजेनरेटिव, उसका अल्जाइमर्स है, कई ये नाम है, उसके लिए आप भूल जाइएगा, अल्जाइमर्स बस ये याद रख लीजिए। तो इस तरह के बीमारी के बारे में ज्यादा तक हमारे पास क्योर करना, उसको पूरी तरह ट्रीट करने का इस तरह की एडवांसमेंट कहीं है ही नहीं, हालांकि इधर उधर तो आ रहा है, परंतु जो बाकी तरह के डिमेंशिया जो यंग एज में हो सकता है, उसका कहीं कारण हमारे पास है जिसका हम इलाज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी ऐसे लक्षण से कोई यंग व्यक्ति, कम उम्र के व्यक्ति हमारे पास आते हैं, तो उनके कई तरह के हम जांच कराते हैं, वो ब्रेन एक्सरे हो या ब्लड की जांच हो, कई तरह के जांच करके ये कारण हम ढूंढ निकलते हैं और उसको ट्रीट करने से वो पूरी तरह इलाज हो सकता है। इम्पोर्टेंट है कि वो लक्षण तुरंत पिकअप करें,
जितने जल्दी पहुंच जाए ट्रीटमेंट के लिए उतना जल्दी होगा, और वो तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जी, है ना जी। आप प्रिवेंट करो, अगर बीमारी हो तो तुरंत उसको रिकॉग्नाइज करो जी, तुरंत ताकि पहचानो, जल्द से जल्द डॉक्टर का रुख करो और सही समय पर इलाज लेकर बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। यही हमें रूल अपनी जिंदगी में अपनाना है, लेकिन इन सब की नौबत ना आने दे, पहले ही बचाव यहाँ पर जरूर कर लें तो ये और भी अच्छा हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उनका सवाल क्या है हम जान लेते हैं। राजमल जी हरियाणा से फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरी 67 साल उम्र है जी, हरियाणा रोहतक से बोलता हूँ जी। मेरे 5 महीने से गर्दन में दर्द रहता है, सर दुखता है और कानों से ऊंचा सुनने लगता है जी। सुनने में काफी दिक्कत है और इधर उधर घुमाता हूँ गर्दन को तो दर्द बहुत होता है। गर्दन में दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है इस वजह से, और ऊंचा भी सुनाई देने लगा है, तो ऐसे भी क्या वजह हो सकती है और क्या कारण हो सकता है? डॉक्टर धमीजा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? जैसे इन्होंने बताया कि इनकी उम्र जो है वो 67 या 67 वर्ष जो है, सो उस उम्र के साथ साथ हमारी डिजेनरेटिव चेंजेस जो आते हैं सर्वाइकल स्पाइन में या गर्दन में या नेक में, उसकी वजह से हो सकता है कि इनको नेक की मूवमेंट से जो है इनको दर्द हो रहा है और सिर में भी दर्द हो रहा है। तो ये एक उम्र की बीमारी है जिसमें इनको अपना पोस्चर, अपनी जो इनकी दिनचर्या का जो काम है उस हिसाब से इनको देखना पड़ेगा, और ज़्यादातर ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी से या फिजिकल थेरेपी से हम इनका इलाज कर सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने सुनने की क्षमता की जो कमी बताई है वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके लिए इनको अपने कान की सुनने की जो हियरिंग टेस्ट करवाना चाहिए, जिसको हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। उससे पता लगेगा कि ये सुनने की शक्ति जो है इनके कान की बीमारी की वजह से है, मसलन अगर कान में वैक्स है उसकी वजह से भी हो सकती है, या नसों की जो कान की जो सुनने की जो नस है उसकी प्रॉब्लम है, उससे ही पता लगेगा। और उसके बाद फिर बहुत सारे हम देखते हैं कि अगर ये हियरिंग एड्स लगा सकते हैं और उसकी वजह से ये ठीक हो सकते हैं, तो ये इसका इलाज संभव है। अगर हम डिमेंशिया की बात करें और हियरिंग की बात करें तो हियरिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, और ये इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना, और ऐसे लोगों को डिमेंशिया होने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा और चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि जैसे अभी हमारे पास लॉन्ग कोविड सिंड्रोम के या लॉन्ग कोविड से जो सर्वाइवर्स हैं वो पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन 18 से 20 महीने हो गए हम कोविड को झेलते हुए, तो बहुत सारे लोगों में ये देखा गया कि जिनको कोविड हुआ था उनमें भी कॉग्निशन की प्रॉब्लम जो है, जो यादाश्त है या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी देखने को आ रही हैं, और ये 6 महीने से 12 महीने तक देखने को मिलती हैं, और आगे आगे जैसे हम बढ़ रहे हैं हमें और भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। तो वो भी एक कारण है कि ये जो चीज़ें हैं, जो हम दिनचर्या की चीज़ें हैं, या चिड़चिड़ापन है, या भूलना है, बार बार किसी चीज़ को दोहराना है, ये सब चीज़ें जो हैं एक कॉग्निटिव डोमेन जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट की हो सकती हैं। और एक और चीज़ जो है, ये अभी हम यंग लोगों की बात कर रहे थे, युवा लोगों की बात कर रहे थे, हमारा देश भी युवाओं का है, तो उसमें भी कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जिसको हम रैपिडली प्रोग्रेसिव डिमेंशिया बोलते हैं, और उनमें इन्फेक्शंस हैं या ऑटोइम्यून डिजीज जिसको हम अपने ही सेल्स अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं और दूसरा समझ के उस पर अटैक करते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वो एक कारण ढूंढने की जो ज़रूरत है वो इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी जो है, हम ये लोगों को ये भी बताना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बेनाइन फॉरगेटफुलनेस, जो जैसे हम रोजाना की ज़िंदगी में चाबी कहीं रख के भूल गए, चश्मा रख कर भूल गए, तो ये चीज़ें जो हैं उम्र के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सबको हो सकती हैं, पर उसमें डरने की बात नहीं है। हम डराना नहीं चाहते हैं कि अगर आप चाबी कहीं रख के भूल गए तो आपको डिमेंशिया हो गया, ऐसा नहीं है। ये पहचान करना जरूरी है कि अगर आपकी फंक्शनल डिक्लाइन है पहले के मुकाबले में, अगर आपको अपनी दिनचर्या की दिक्कतों में गुजरना पड़ रहा है या दिक्कत आ रही है, पहले आप सब कुछ ठीक कर सकते थे, बैंक का काम कर सकते थे, या आप ऐसी रास्ते नहीं भूल रहे थे और आप रास्ता भूल रहे हैं, गुम हो रहे हैं, या बैंक की ट्रांसैक्शन में, फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन, पैसों के लेन देन में आप गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये एक थोड़ा सा वार्निंग जरूर है कि आप अपनी जांच कराएं। लेकिन छोटी मोटी चीजें उम्र के साथ साथ सबको थोड़ा थोड़ा हो सकता है, उसको डरना नहीं चाहिए, अगर घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जैसे शुरुआत में भी हमने कहा था कि हमारा मकसद आपको भ्रमित या फिर करना या फिर डराना नहीं है, बस आपको अवगत कराना है कि अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है, दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे हैं, तब आप सतर्क हो जाइए और तब आप इस ओर जरूर ध्यान दीजिए। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से प्रतीक जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मैं ये पूछना चाह रहा था कि मतलब कुछ समय पहले जैसे जब ये मतलब कोरोना हुआ था तो उस समय मेरा हेलो नमस्ते, आप अपना सवाल मैं ये पूछना था कि जैसे जब ये कोरोना जो चला था तो उसके जैसे सिम्टम मेरे को आए थे, तो मैंने कोई चेकअप वेकअप तो नहीं कराया था, लेकिन उसके गिलोय और जैसे ये तुलसी लेते रहे तो उससे सारे सिम्टम ठीक हो गए थे मेरे जी। उसके बाद सारे सिम्टम ठीक हो गए थे। तो लेकिन अब मेरे को दिक्कत वैसे कोई नहीं, बस ये है थोड़ी मानसिक रूप से कोई भी चीज का डिस्कस करना चाहे या सुलझाना चाहे तो मानसिक रूप से वर्क करने में बहुत दिक्कत होती है और थोड़ा डिप्रेशन टाइप का मतलब रहता है। इसके से अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो उससे आराम मिल जाता है। तो साथ में कोई मेडिसिन मतलब जिससे जल्दी थोड़ा बेनिफिट हो। जी, कोरोना के बाद बहुत सारी समस्याएं हमने देखी हैं, जैसे कह रहे हैं अवसाद के बारे में यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, तो डॉक्टर पद्मा क्या कहना चाहेंगी आप इन्हें? बिल्कुल यार, तो ये सही कहा कि लॉन्ग कोविड, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोविड के बाद हम पहले सोच रहे थे कि खाली फेफड़ों की प्रॉब्लम है, अब तो देख रहे हैं कि सही ऑर्गन्स में है, पर उसमें ब्रेन मस्तिष्क का बहुत महत्वपूर्ण असर हम देख रहे हैं। तो उसमें सबसे कॉमन है सिर दर्द और दूसरी चीज है थकान, जिस्म की थकान, दिमाग की थकान। लगता है कि कोई सोचने पर भी लगता है कि अब भाई थक गया, अब मैं नहीं सोच सकता, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। और ये जो चक्कर आना, और तीसरा जो मैंने आपसे कहा मेंटल हेल्थ जी, जो हमारे जो थिंकिंग की जो लगता है ना डिप्रेशन है, बहुत लगता है कि अब मेरे से ये काम नहीं हो सकता, कोई भी दिलचस्पी नहीं है ये काम करने में। ये बहुत कॉमन है बेटा, तो ये इसके बारे में चिंता मत करो, ये ज़रूर वापस बाहर आ जाओगे। और आप जो आप कर रहे हैं, योग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, वो करते रहो। और थोड़ा सा विटामिन्स वगैरह ले लेना, अपना प्रोटीन वगैरह, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखिए। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, थोड़ा सा फिजिकल व्यायाम ही धीरे धीरे चालू कर दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। पर एक चीज़ अदिति जी, एक और चीज़ आपसे कहना चाहती हूँ कि ये जो यंग पीपल के, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि ये आपने कहा ना कि ये भ्रांतियां दूर करनी है, और ऐसा नहीं कि इसको एक भय को ये नहीं करना हमको। ये बहुत सारे लोग आके कहते हैं कि मैं इतना मेमोराइज करती थी, मैं कुछ सब चीज आज याद आ रहा था, अब मैं नहीं कर सकती। दैट इज मल्टीटास्किंग। और दूसरी चीज है यंग पीपल में, ये एक चीज उनको त्याग कर देते, वो है नींद जी। नींद को तो जरूर त्याग कर देते, 2 घंटे सोते, 4 घंटे सोते, 4 बजे सो के सुबह 7 बजे उठेंगे, या 7 बजे सो के शाम को 7 बजे उठेंगे। तो ऐसे जो चीज है, स्लीप हाइजीन जो चले गए, जो भी वजह हो, इससे भी मन की तनाव होगा और आपकी याददाश्त की शक्ति कम हो जाती है। तो इसीलिए मल्टीटास्किंग, स्ट्रेस, टेंशन, इससे भी लगता है कि कुछ चीज भूल जाते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जब हम खुद को लगता है कि मैं भूल रही हूँ, आप देखिएगा वो इंसाइट है आपको, मतलब ये हो सकता है कोई डेफिशिएंसी हो, पर हो सकता है कि डिमेंशिया नहीं हो। पर जैसे अल्जाइमर्स के डिमेंशिया की मरीज क्या होता है, वो कभी नहीं कहते कि उन्होंने कुछ भूला जी, वो उनके जो परिवार, उनके जो एम्प्लॉइज, उनके दोस्त आके कहते कि ये तो भूलते, वो कहते मैंने कब भूला, मैंने तो भूला ही नहीं। सो प्लीज रिमेम्बर, इतना चिंता मत करिएगा। पर जैसे आपने कहा लाइफस्टाइल को बदलना, तो आज से शुरुआत कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। थोड़ा सा अच्छा सा लाइफस्टाइल यहाँ पर हर एक के लिए बहुत जरूरी है, हर बीमारी से बचने के लिए जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ राजस्थान से जीत कुमार जी फोन लाइन पर हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो हेलो। हाँ जी मैम। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? ओ दीदी, मेरा गांठ है कान के कने दीदी, मैं दुख है तो कौन हुआ, गांठ हो रही है, 7 महीनों पहले हुई है। आपके कान में दर्द रहता है, कान के नीचे गांठ है और 7 महीने हो गए हैं, जिसमें काफी गांठ है दीदी मेरे कान के नीचे, दुख है तो कोई इलाज कराऊं कि ऐसे ही हो जाएगी? जी, काफी इलाज कराया है और फिर भी दुखती है, क्या कोई इलाज कौन करे दीदी? जी डॉक्टर धमीजा, क्या कहना चाहेंगे आप हमारे कॉलर को? ये जो समस्या बता रहे हैं, कान के नीचे गांठ है या दर्द है, तो हो सकता है कि कोई लिम्फ नोड है या कोई ऐसी रसोली है गांठ की, तो जांच करवानी चाहिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड से हो, चाहे वो सुई लगा के जांच करें, तभी पता लगेगा क्या इन्फेक्शन से है या कहीं और सीरियस प्रॉब्लम है। तो इनको जल्दी से जांच करवानी चाहिए, इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और इस पे जांच करके ही बता सकते हैं कि क्या बीमारी है और उसका इलाज भी होगा। लेकिन
बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो ये कहते हैं कि जी मैं पढ़ाई में बैठता हूँ, मुझे याद नहीं रहता है, या मैं जो है याद नहीं कर पा रहा हूँ। सो वही बात को मैं फिर से रीएम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि मल्टीटास्किंग होना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखना, सभी लेट नाइट तक आप फ़ोन पे लगे हुए हैं, लैपटॉप पे लगे हुए हैं, आईपैड पे लगे हुए हैं, या टीवी स्क्रीन चल रही है। सो इन सब चीज़ों से आपकी मेंटल स्टेटस में फ़र्क पड़ सकता है, और आपकी कंसंट्रेशन में इफेक्ट पड़ सकता है, अटेंशन में फ़र्क पड़ सकता है, और उस वजह से आपको उतना जो आपको एफिशिएंसी है या पढ़ने की जो याद करने की क्षमता है उसमें असर टेम्परेरीली पड़ सकता है। सो वो एक डिमेंशिया नहीं है। हमारा प्रोग्राम देख के लोग ये ना सोचें कि मैंने किताब खोली, पढ़ा और बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं वो याद नहीं रहता है, तो वो एक अलग चीज़ है। कंसंट्रेशन में बाधा होना या टेंशन में बाधा होना एक अलग चीज़ है। और ये जो उम्र की बीमारी है, और उस बीमारी में बहुत कॉमन लक्षण ये है कि मरीज बार बार एक ही बात को दोहराता है, एक ही बार को बार बार दोहराएगा, या अपना ब्रेकफास्ट करके दोबारा मांगेगा ब्रेकफास्ट, या दवाई खाने के बाद फिर दवाई मांगेगा। उसको ये याद नहीं रहेगा कि मैंने जो है सुबह ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ, या बार बार एक ही चीज़ को जो दोहराना, वो एक अलग चीज़ है। आपके बिहेवियर में चेंज आना, चिड़चिड़ापन होना, गुस्सा करना, शक करना, आप लोगों के ऊपर, घर वालों के ऊपर जो है लड़ाई करना, ये सब चीज़ें अलग चीज़ें। आपको बोलने में दिक्कत आना, शब्द नहीं मिलना, या आपकी भाषा में फ़र्क पड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या रास्ते भूल जाना, जिसको हम विजुअल स्पेशल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वांडरिंग बोलते हैं। और ऐसे मरीजों को ये भी लगता है कि शाम के टाइम पे इनको ज़्यादा समस्या होती है, जिसको हम जो सनडाउनिंग बोलते हैं। तो ये सब लक्षण अलग हैं। यंग लोगों में कंसंट्रेशन ना होना, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना, या ऐसी मल्टीटास्किंग करना, डाइवर्शन होना, वो अलग चीज़ है। जी, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही विस्तार से हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने बता दिया है आपको कि आपको पहचानना है कि ज़्यादा अगर लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो ज़्यादा गंभीर समस्या है। अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स आपको हो रहे हैं, आप सही समय पर नहीं सो रहे हैं, तो ये एक आम सी बात है। आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ भी समस्या है तो आप बातचीत करके भी, डॉक्टर से सलाह लेकर भी उसका हल निकाल सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हरियाणा से हमें कॉल किया है मुंशीराम जी ने। जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा सवाल है जी सिर का दर्द का। सिर में काफी दर्द रहता है आपके? मेरे आंख के ऊपर एक ही जगह होता है जी, जितनी उंगली टेकते इतनी ही दूर में होता है जी। आंख के ऊपर इनके दर्द होता है और काफी दर्द रहता है। कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर पद्मा आप इनसे? तो हाँ, तो जो चीज हम पूछते हैं कि कितने दिन से हो रहा है, और दर्द 3-4 साल से दर्द होता है जी। मैंने एनजीओ करवा लिया, मैंने सब सिटी स्कैन करा लिया, मैंने जो भी कुछ करवाना था वो सब करवा लिया जयपुर से। और सारा जांच नॉर्मल आ गया? हाँ जी, ठीक है। तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि सिर दर्द सबसे आम कंप्लेंट है। मैं सोचती हूँ कि जिसको भी सिर है उनको दर्द तो होगा जिंदगी में, कभी ना कभी। ऐसे कोई है नहीं जिनको सिर दर्द नहीं हुआ। दूसरी चीज़ है कि सिर दर्द एक होता है जानलेवा, दूसरा होता है हमारे ज़िंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तो बहुत आम कारण होता है माइग्रेन, जो हर 5वें आदमी के होती है। मुझे भी माइग्रेन है, आदित्य आपको भी होगा जी। कि ये जो हम धूप में चले गए, हो गया, खाना नहीं खाया, टेंशन हो गया, नींद नहीं है, कुछ भी हो। दूसरा है कि कई ऐसे कारण होता है, जैसे आपके जो दर्शक ने कहा कि एक तरफ आंखें ऊपर है, कहीं एक लोकलाइज्ड पार्ट में दर्द हो रहा है। कई बार ऐसा होता है चमक जैसे आ गया, निकल गया। ये सारा जो प्राइमरी हेडेक्स कई सारे होते हैं, तो इनके अगर सारा जांच, यूजुअली हम एक सीटी स्कैन नहीं तो एमआरआई कर दिया, वो सब नॉर्मल आ गया, तो जान के खतरे वाली बीमारी ऐसे वाले नहीं है। आप ये समझना ज़रूरी है कि सबसे खतरनाक जो दर्द होता है, वो दर्द हुआ उसके बाद बंदा बेहोश हो गया, कोमा में चला गया, लकवा हो गया, दौरे पड़ गया, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम होता है। दूसरा है जो भी रीसेंट ऑनसेट, मतलब कुछ दिन से है, कुछ हफ्तों से है, कहीं कुछ महीने से पहले नहीं था, उनको हम बहुत ध्यान से देखते। पर अगर कोई दर्द आपको सालों साल चल रहा है, उससे जिंदगी भी चल रही है, दर्द भी चल रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना, क्योंकि चिंता से वो दर्द और बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ता है। और दर्द की जो दवाई लेते जाते उसके ऊपर आप एक तरह के हैबिट बन जाते हैं। तो चिंता मत करिएगा, इसका भी इलाज होगा, नहीं तो आप आके दिखा लीजिए, हम आपको देख लेंगे।
जी बिल्कुल। तो अगर अभी तक आपको राहत नहीं मिली है तो आप यहाँ पर दिल्ली का भी रुख कर सकते हैं, एम्स आ सकते हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आप जा सकते हैं, आप एक बार फिर से अपनी जांच करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसी ही जानकारियां लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आगे भी सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कई मजा आइए देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। के लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अल्जाइमर के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो जल्दी से अपना फोन उठाइए, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। देश के 2 बड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं हमारे साथ स्टूडियो में, आपके सवालों के, आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचाने के लिए। आपको बता दें पंजाब से हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे मदर है, मैं इंदराज सिंह बैस बोल रहा हूँ जलंधर पंजाब से जी। मेरे मदर 89 ईयर ओल्ड है जी। तो उनके जो भूल जाते हैं बार बार, जो भी खाना हम उनको देते हैं, जहाँ वो भी जो भी उनको रात को सोते भी बहुत हैं। तो इसके लिए कोई खुराक तक जो उनके इम्प्रूवमेंट हो सके, कोई मेडिसिन हो स्पेशली जी। 89 इयर्स उम्र है और यहाँ पर कोई उसके लिए भूलने की समस्या है। डॉक्टर धमीजा क्या कहना चाहेंगे आप? 89 इयर्स के मरीज में अगर हम ये देखते हैं कि कितने स्तर का डिमेंशिया है, सिविरिटी क्या है, अगर माइल्ड मॉडरेट है तो हम उनको दवाइयों से ठीक या कंट्रोल कर सकते हैं ताकि और बीमारी आगे ना बढ़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस उम्र में जब डिमेंशिया इनको हुआ तो काफ़ी हो सकता है कि ज़्यादा सीवियर हो, तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ यादाश्त को ठीक नहीं कर सकती, लेकिन उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर सकती हैं और जो दूसरी सिम्टम्स हैं उनको कंट्रोल कर सकती हैं। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डिमेंशिया जो है एक फैमिली प्रॉब्लम है, सिर्फ मरीज ही इससे सफ़र नहीं करता है, फैमिली सफ़र करती है, केयर गिवर सफ़र करते हैं। सो हम केयर गिवर्स जो हैं, जो फैमिली के मेंबर्स हैं, जो उनकी देखभाल करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है कि उनको कैसे हैंडल करना है, उनको रिएक्ट नहीं करना है। मसलन अगर इनके पिताजी अगर गुस्सा कर रहे हैं तो इनको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि वो तो मरीज हैं, उनको नहीं पता है वो क्या कर रहे हैं, वो तो पेशेंट हैं, इनको तो पता है कि वो जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो आप उनको रिटेलिएट या रिएक्ट मत करिए, उनको बड़े प्यार से समझाइए और उनको ऐसे हैंडल करिए जैसे हम बच्चों को हैंडल करते हैं, क्योंकि वो बीमार हैं, उनको नहीं पता है। सो केयर गिवर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है ऐसे पेशेंट्स को, क्योंकि ये लंबी बीमारी है और ये जो बीमारी उम्र के साथ साथ चलेगी जब तक वो हैं, तो इसलिए इनको ये देखभाल जरूरी है, चाहे वो उनकी बेसिक नेसेसिटीज हों लाइफ की, चाहे वो उनकी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जिसको हम बोलते हैं वो हों, टॉयलेट जाना है, खाना खिलाना है, या बार बार बात करते हैं वो बार बार दोहराते हैं, तो इनको केयर गिवर को ये समझना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसे लक्षण होते ही हैं और उनको हम जो है जैसे ये कह रहे हैं कि काफ़ी सोते हैं, हो सकता है कि इनको शांत करने की कुछ दवाइयां हम देते हैं लोगों को ताकि वो गुस्सा नहीं करें या बिहेवियर उनका ठीक रहे। तो उस दवाइयों को भी हम बार बार जो है देखते हैं, मॉनिटर करते हैं कि ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कोई और दवाई तो ऐड नहीं कर रही। तो ये जहाँ रहते हैं जलंधर में शायद, तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, और मुझे विश्वास है कि अगर उनके पास जाएंगे तो वो लॉन्ग टर्म इनकी प्लानिंग बनाकर देखभाल करेंगे, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत होगी वहाँ देंगे और जहाँ दवाइयों को कम करना है वहाँ कम करेंगे, जहाँ ज़्यादा करना है वहाँ ज़्यादा करेंगे और उनको समझाएंगे कि इनकी लंबी देखभाल जो है सालों साल देखभाल कैसे करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर पद्मा, आपकी भी राय इस संदर्भ में हम लेना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप हमारे कॉलर को? डॉक्टर धमीजा ने तो विस्तार से बता दिया है कि क्या क्या कदम उठाने हैं, आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? हाँ, तो बिल्कुल डॉक्टर साहब ने तो एक्चुअली सब कुछ तो उन्होंने बता ही दिया। ये सही बात है कि अगर 89 इयर्स 90 इयर्स के उम्र में अगर उनकी पहले स्थिति कैसे थे, जैसे अगर 89 इयर्स था है और एक हफ्ते पहले बिल्कुल ठीक है, अब सडनली प्रॉब्लम हो गया, तो उनकी डेफिनेटली जांच कराना बहुत ज़रूरी है कि ये ऐसे क्या स्थिति हो गया
कि एकदम से प्रॉब्लम बिगड़ गया। पर अगर परंतु पिछले 6 महीने 1-2 साल से ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इस स्थिति पे पहुंच गया है और ये डायग्नोस्ड है कि अल्जाइमर्स डिमेंशिया है और दूसरी कई तरह के डिमेंशियाज ब्रेन की डैमेज से हुआ, तो ये एक बच्चा समझ लीजिएगा। जितना पेशेंस हम माँ बाप को होता है अपने बच्चों के ऊपर, वो जो भी करे हम मान लेते, ऐसे ही पेशेंस चाहिए होगा, ऐसे ही आपको अपनी माँ बाप को भी देखनी पड़ेगी। तो ये बहुत, और अगर वो कुछ कहे तो उनको करेक्ट मत करिए। अगर वो कहते कि ये तो रात हो गया, तो अब उस दिन भी हो तो कह दे हाँ रात हो गई है उनसे, बिकॉज उनको कंफर्ट चाहिए उस उम्र में और कुछ नहीं चाहिए। उनको लगना चाहिए कि लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, मैं उनके लिए आई एम नीडेड, वो बहुत इम्पोर्टेंट हूँ सबके लिए। ऐसा होना कि वो ऐसे विड्रॉ हो जाते हैं, वो डिप्रेशन, आइसोलेशन, हम एक केयर गिवर के ऊपर छोड़ के चले जाते हैं, दिन में एक बार भी नहीं जाते, बस पता करते हैं फोन से कि कैसा है, आइसोलेट हो जाते हैं। इससे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आपने देखा अदिति जी, रिटायरमेंट के बाद लोग ज्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी जो होता है ना कि मैं जरूरत हूँ, आई एम नीडेड, वो कंसेप्ट चला जाता है। तो उसको बना के रखना बहुत वो जो जरूरी इम्पोर्टेंस है, जो ऑफिस में एनवायरनमेंट मिलता है वो घर पे नहीं मिलता। ऑफिस में जाते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं, घर पर अकेलापन बहुत महसूस होता है, जिसके चलते काफ़ी बीमारियां यहाँ पर बढ़ जाती हैं। तो देखिए, बहुत ही विस्तार से, बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दोनों विशेषज्ञों ने आपको बताया है कि किस तरह से आपको इन जो हमारे पेशेंट हैं उनका ध्यान रखना है, अपने माता पिता का साथ बनना है, सहारा नहीं साथ देना है आपको उनका। बिल्कुल, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर और जुड़ गए हैं, इंदौर से राम कंवल जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरी माँ का दिमाग में ब्लड का थक्का जमा हुआ है ना जी? ब्लड क्लॉट हुआ है, कब से है ये समस्या? मैडम, मैंने ये जब लॉकडाउन पाला लगा था जब से, और आंखों से दिखता नहीं है ना, और आंखों में जैसे मोतियाबिंद है, और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये जाओ, ये ब्लड का थक्का ठीक हो जाएगा तो आना इलाज करें। मैंने दिमाग के डॉक्टर को दिखाया था, यहाँ चौसा हॉस्पिटल है। उम्र क्या है आपकी माता जी की? 70 साल मैडम, 70 साल के हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर धमीजा आप इन्हें? 70 साल की उम्र में माता जी को लगता है ऐसा है कि स्ट्रोक हुआ होगा, जो ब्लड क्लॉट की वजह से जो है, क्लॉटिंग की वजह से इनको या तो वीकनेस हुई होगी एक साइड की, या बोलने में दिक्कत हुई होगी, या देखने में दिक्कत भी हो सकती है। सो जो स्ट्रोक अगर होता है तो पहले कुछ दिनों में उसकी रिकवरी होती है, 1 साल तक रिकवरी चल सकती है, लेकिन उसके बाद हमारा जो मेन लक्ष्य रहता है कि दोबारा से स्ट्रोक ना हो। तो जो साथ की बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, ऐसी बीमारियों को हम कंट्रोल करके रखते हैं और साथ में खून पतला करने की दवाई देते हैं, ताकि ये दोबारा से लकवा ना हो, दोबारा से क्लॉट ना हो। और हम पीरियडिकली या हर 3 महीने में उसको मॉनिटर करते हैं कि उनकी दवाइयाँ ठीक हैं, शुगर का कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है, उनको रिहैबिलिटेशन मिल रही है। और रिहैबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उनको वापसी पूरी नॉर्मल ज़िंदगी में लाने के लिए। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ताकि रिकवरी के लिए और हमारे ब्रेन सेल्स को और दूसरे सेल्स जो हैं वो उसका हिस्सा बने, प्लास्टिसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स हैं, जिसको एक बार लकवा हुआ हो, और खासकर खून का क्लॉट का, जो ब्लड क्लॉट का जो लकवा हुआ हो, उसके लिए ये एक प्लानिंग है लॉन्ग टर्म कि दोबारा से ना हो, और जो हुआ है उसके लिए रिहैबिलिटेशन जो है वो प्रॉपरली और अप्रोप्रिएटली मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हरियाणा से राकेश जी ने हमें कॉल किया है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मैडम जी, 15 साल से डिप्रेशन में। 15 साल से आप डिप्रेशन में हैं, उम्र क्या है आपकी? 35 साल जी। 35 साल, क्या दिक्कत आ रही है आपको? डिप्रेशन में कह रहे हैं ये। डॉक्टर पद्मा, आप कुछ पूछना चाहेंगे? 35 साल मैडम जी। इनके सवाल अगर खत्म हो गया तो अगर नींद नहीं आती जी, भूख नहीं लगती जी। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। राइट। तो ठीक है, तो डिप्रेशन में तो ये भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, कुछ भी चीज करने के लिए मन नहीं होना, ये होता है। तो 35 साल में 15 साल से प्रॉब्लम है, तो बहुत कम उम्र में इनको डायग्नोज हुआ जी। तो एक तरह के ये डिप्रेशन जो प्राइमरी साइकेट्री, मतलब जो मानसिक रोग की जो विभाग में जाते हैं, तो ये डेफिनेटली जो मानसिक रोग की जो डॉक्टर है जो वो बताएंगे,
वो दवा लेना बहुत ज़रूरी है। अगर एक दवा शुरू कर दिया, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा तो तुरंत आप वापस चले जाइए, अपने आप बंद मत करना। दूसरी चीज़, ये प्रॉब्लम ये करते हैं कि जैसे ठीक हो गया वो एकदम से दवाई बंद कर देते। मानसिक की रोग की बीमारी की दवाई एकदम से कभी बंद मत करना, डॉक्टर की सलाह पे ही में। तो मैं यही आपको ये रिक्वेस्ट में ये करना चाहती हूँ कि आप प्लीज, बहुत कम उम्र है आपकी, अपने डॉक्टर के पास चले जाइए, मनोरोग विज्ञान के पास। आप वो जो डॉक्टर के पास जाके वो जो बताएंगे, इस तरह आप वो दवाई लीजिएगा, आप सही, डेफिनेटली आप सही हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है आपको क्या करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे विशेषज्ञों ने, दोनों ही विशेषज्ञों ने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जितनी अहम जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, उन्हें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एक सकारात्मक दिनचर्या आप जरूर अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ जरूर बनाएंगे। दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अहम जानकारियां आपने साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी सलाह आपको दी है, आप उनसे जरूर लाभान्वित हुए होंगे। जैसे लगातार आप हमें मेल करते रहते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं, पिछले सप्ताह भी हमारे पास बहुत से मेल्स आए हैं। बता दें आपको, दिल्ली से कुसुम द्विवेदी जी ने पूछा है कि पिछले 10 से 15 दिनों से घबराहट हो रही है, चक्कर आने की शिकायत हो रही है, क्या कर सकती हैं वो। आगरा से राखी बंसल ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराती हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम बहुत जल्द ही विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे, उनका समाधान लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें यूं ही लिखते रहें। इसके लिए सबसे पहले तो आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। ये हमारा पता हो गया। अब बारी आती है हमारी ईमेल आईडी की। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।